नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। आशा करते हैं आप घर में हैं। बहुत गर्मी का समय है, अपने आप का भी ध्यान रखें और अपने फैमिली का भी ध्यान रखें। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें ताकि ये जो गर्मी है उससे हम अपने आप को और सबको बचा सकें। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी नीड हमेशा रहती है और इसके बारे में चर्चा हमेशा होनी चाहिए। मई महीने में हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ। सो बेसिकली ये पूरे महीने में मेंटल हेल्थ को लेकर जितने भी स्टिग्मास लोगों के दिमाग में है या हमारी सोसाइटी में है उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। और सोसाइटी में हर एक एज लेवल में जिस तरह से हम मेंटल इलनेस फेस कर रहे हैं, चाहे फिर वो कैसी भी क्यों ना हो, उसके रिलेटेड क्या हम कर सकते हैं, किसको मिल सकते हैं, किस तरह अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को मदद कर सकते हैं, उसके बारे में बात की जाती है। तो आज हम जुड़ रहे हैं एक बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट से और बहुत एक्सपीरियंस एक्सपर्ट से। चलिए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ आज वीएनएम टीवी किड्स प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीप्ति ओझा। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दीप्ति मैम जो हैं ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और फिलहाल मैम अभी रिटायर्ड हो गए हैं अपनी सर्विसेज से, लेकिन मैम ने लगभग 35 वर्षों तक एज अ प्रोफेसर काम किया है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, हम सब जानते हैं, फैकल्टी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ जुड़े रहे मैम वहाँ पर एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और आज भी ऑनलाइन यानी कि हमारे जो डिजिटल माध्यम है उससे बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं और साइकोलॉजी रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारा काम कर रहे हैं मैम। तो आज हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात ज़रूर करेंगे। और हाँ, जहाँ हमें पता है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर किसी की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हम हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उसी तरह मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैम जुड़ते हैं आपके साथ और सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि 21वीं सदी में हम हैं और जहाँ हम अपने आप को मॉडर्नाइजेशन की ओर लेके जा रहे हैं, अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आज भी जब हम हमारे देश की बात करते हैं, हमारे नौजवानों की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात आते ही उसके साथ बहुत सारे स्टिग्मास जुड़ जाते हैं। क्या कहेंगे आप उस बारे में? ये बात बहुत सही है कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि मॉडर्नाइजेशन का अर्थ ही हम अलग से किया है जी। और सेकेंडली जो आपने कहा कि हम वेस्टर्नाइज्ड भी हो रहे हैं जी। तो मुझे कभी ऐसा लगता है वेस्टर्नाइज होना बुरी बात नहीं है, मगर हम लोग जैसे अंधश्रद्धा होती है ना, ऐसा अंधा पश्चिमीकरण कर रहे हैं। जी। क्योंकि बहुत लोग अभी वहाँ से वापस भी आ गए, जो वेस्टर्न कंट्री में हो रहा था वहाँ से भी दे आर कमिंग बैक। तो हमें भी वही को अनुकरण करना चाहिए जो हमारी संस्कृति के साथ हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जब हम कपड़े अलग कर रहे हैं या लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा बदलाव ला रहे हैं जिससे हम लगे कि हम बहुत ही ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है, जो नहीं हो रहा है, भौतिकवादी हम बन रहे हैं। तो भौतिकवादी बाई इटसेल्फ हैज़ बहुत सारे उसके भी मर्यादा है। जी। तो शायद ये इसकी ओर जाने से पहले थोड़ा हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत मॉडर्नाइजेशन के नाम पे या वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे भी हमारे हेल्थ पर असर हो रहा है। जी। जिसके लिए हम एडेप्टेड नहीं है। जी। सो दिस इज़ ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जी। मानसिक स्वास्थ्य के साथ। जी। और इसीलिए शायद ये आपका जो एक अटेम्प्ट है वो युवा वर्ग के लिए, उनके माता पिता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा शायद। जी। कि हम जो मुद्दों के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल, दैट इज वो बहुत मदद करने वाला है। बिल्कुल राइट। बिल्कुल सही कहा मैम कि डेफिनेशन हालांकि बदलती रहती है और हर इंसान अपने हिसाब से डेफिनेशन में चेंजेस भी कर लेता है। तो आई थिंक वो बदलाव आता रहता है। लेकिन हाँ, जहाँ हम मेंटल हेल्थ, पता नहीं आज भी जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं कहीं ना कहीं लोग संकोचते हैं, एक झिझक रहती है कि नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता है, नहीं करना चाहती। और इसके वजह से हमने
अक्सर देखा है कि हम अपने नौजवान बच्चों को खो देते हैं और शायद उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि जो हमने किया वो सही नहीं था, या शायद अगर हमने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया होता जहाँ बच्चे खुलकर बात कर सकते तो हम अपने अपनों को खो ना सकते। तो मैम इसी वजह से हम हमेशा प्रयत्न करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से एटलीस्ट हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते रहें। आगे जुड़ेंगे मैम, आपके हिसाब से क्यों ज़रूरी है हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना है, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको बताना क्यों ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू योर फिजिकल हेल्थ, क्यों इम्पोर्टेंट लगता है आपको? ये बहुत ही सही बात है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी आपने जैसे बताया ना, हम लोग बहुत ही कॉन्शियस सजाग है हमारे फिजिकल हेल्थ। थोड़ा भी बुखार आया, थोड़ा भी कोल्ड आया तो हमको लगता है तुरंत दवाई ले लेना है, हमको वी हैव टू कीप फिट। मगर जब भी ऐसा होता है आज मेरा मूड नहीं है, किसी ने कुछ कहा तो आई एम लिटिल डाउन, तो हम समय पे छोड़ देते हैं कि टाइम विल हील अप। मगर आप जो स्थिति में अभी है और टाइम जो जाने दिया है, उनके बीच में ऐसा इतना सारा कुछ हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, बायस्ड प्रिजुडाइजेस कुछ भी बन सकता है, या हमारी नेगेटिविटी बन जाती है, चलो कुछ भी नहीं किया तो वो हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत बड़ा खतरा कर देता है। और मानो आपके साथ कुछ हुआ और अगर आपने उसको बाहर नहीं निकाला, जैसे पेट में कुछ आपने जंक फूड खा लिया तो क्या होगा, तुरंत पेट बोलेगा चलो कुछ खा, या तो वॉमिट हो जाएगी या डायरिया हो जाएगा या कुछ तो सिम्टम आते हैं तो हम उसकी दवा उपचार कर लेते हैं। जब ये मेंटल होता है तो हम वो सिम्टम को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा नहीं लगा तो मैं अकेली बैठती हूँ तो बोले ठीक है अभी आज ठीक नहीं है, बैठने दो, नहीं बैठने नहीं दो, क्योंकि ज़ीरो कम्युनिकेशन इज़ एब्सोल्युटली हार्मफुल। पॉजिटिव या नेगेटिव होने दो, नेगेटिव इतना बुरा नहीं है क्योंकि नेगेटिव में कुछ बाहर तो निकलता है, टॉक्सिक चीज़ें बाहर निकलती है। करेक्ट। तो इसमें टॉक्सिक चीज़ों को निकलने की ज़रूरत है। जब भी आपने बोला कि आज की पीढ़ी, आज की युवा पीढ़ी, उसके लिए ये वेंटिलेशन नहीं है, या तो बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग या घर पे कोई नहीं है, जब उनको कुछ बोलना है तो कुछ सुनने वाले नहीं हैं, या है सुनने वाले तो वो पीढ़ी इतनी बिजी है कि वो अपना एडवाइजेस दे देते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, हमारे साथ भी हुआ था, हमने भी ऐसा किया। तो इन समवेयर पीपल आर नॉट देयर, पेशेंस के साथ कोई उसको सुने, उसको समझे। उनके पास भी, बच्चों के पास भी अभी वो वक्त नहीं है। पता नहीं हम लोग इतना एक रेट रेस में निकल गए हैं। तो शायद इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना, अवेयरनेस लाना, उसको अपनाना और उसके साथ ज़िंदगी जीना, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको लाना ही पड़ेगा। आज हम नहीं लेके आएंगे तो हम पर आएगा ही, वो कंपल्शन आ जाएगा कि अगर हमने ये नहीं किया तो हमारी ज़िंदगी बहुत मिजरेबल, दयनीय बनती जाएगी जी। इसीलिए ज़रूरी है। और शायद ये इंडिकेटर प्रकृति ने हमको कोरोना के टाइम दे दिया। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, पहले अपनी मानसिकता को देखो, क्योंकि आपका डर भी आपके लिए जानलेवा बन जाता है। करेक्ट। आपकी अज्ञानता आपकी जानलेवा बन जाती है। तो ये शायद इंडिकेशन प्रकृति ने भी हमको दे दिया है। सो वी हैव टू बी ऑन दिस लाइन। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और सबसे बड़ी बात जो बहुत अच्छी लगी मुझे कि हमें इसके साथ जीना है। जिस तरह हम हमारे शरीर को नहीं छोड़ सकते हैं, हम हमारी मानसिक हेल्थ को, हमारी मेंटल हेल्थ को क्यों छोड़ देते हैं? क्यों हम ये सोचते हैं कि इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? हाँ, हमें डर लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें जज कर लेगा, वो सोचेगा पता नहीं हमें क्या हो गया है, या कहीं हमें ऐसा लेबल ना दे दिया जाए कि भाई इसे मानसिक तरीके से कुछ तकलीफ़ें हैं तो शायद ये मेंटल है। ऐसी सारी बातें हमें टैगलाइंस दी जाती हैं और हम शायद इसी से डरते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई इस तरह से कहता भी है तो आप ये अश्योरिटी रखें कि उसके पास इनफ नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो आपको ये सारी बातें कह रहा है। और आज के ज़माने में हमारे पास इतने सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई मीन आप नाम ले वो एक्सपर्ट हमारे सामने मौजूद हैं। सिर्फ आपको
इनिशिएट करना है कि अगर मुझे तकलीफ लग रही है तो उसे दिमाग में ना रखते हुए उसके साथ एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मैम ने बहुत राइटली कहा कि फैमिली में हमें जो समय मिलना चाहिए, एक ऐसा इंसान मिलना चाहिए जो हमें सुनने के लिए है, हमें पता है कि कहीं पे भी किसी भी समय अगर मैं फ़ोन करूँ, बात करूँ तो मुझे सुनेगा। आई थिंक वो चीज़ जो है वो कम होती जा रही है, उस पे हमें एज अ फैमिली काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम आगे बढ़ते हैं। आपके हिसाब से किन तरह की तकलीफ़ें, मतलब किस तरह की तकलीफ़ों से आज का जो हमारा ये नौजवान है, जो पीढ़ी है हमारी, मानसिक हेल्थ को लेकर यानी मेंटल हेल्थ को लेकर किन प्रॉब्लम्स से वो गुजरता है? शायद आज की पीढ़ी है ना, बहुत स्मार्ट है, मीन्स इट्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। जी। बहुत स्मार्ट है, बहुत समझदार भी है, मगर उसके पास डायरेक्शन नहीं है, इनफ गाइडेंस नहीं है। वो चाहता है कि उसे कोई मार्गदर्शन करे, मगर शायद उसको पता नहीं है कि हम पूछ सकते हैं। और जैसे आपने बताया, बहुत पैनल्स है हमारे पास, बहुत विविध जो भी आपकी ज़रूरत है लोग हैं वहाँ पे, पर इसका नॉलेज नहीं है। तो ये एक बड़ी बात हो गई है। और क्योंकि वो स्मार्ट है और कुछ चीज़ें वो हमसे बेहतर, मतलब आगे की पीढ़ी से ज़्यादा अच्छा से कर रहा है ना, तो पीछे वाली पीढ़ी को भी ऐसा लगता है तू तो बहुत स्मार्ट है, अपना रास्ता ढूंढ लेगा। एक ऐसा अभिगम दे दिया है, एक ऐसा एटीट्यूड दे दिया है, इसलिए उसको प्रॉब्लम होता है तो भी वो पूछ नहीं सकता है, उसमें वो झिझक है। कैन आई आस्क, मुझे भी कन्फ्यूजन है, मैं पूछ सकता हूँ। तो अल्टीमेटली उसको ये पूछने का द्वार कहाँ खुलता है? अपने दोस्तों में। जी। दोस्तों इक्वली कंफ्यूज्ड है क्योंकि दोस्तों को भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल सही है। तो फिर वो अंदर अंदर करके जो भी बेस्ट समझ में आता है वो उसको अपना लेते हैं। फिर वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, नॉन टॉलरेंट हो जाता है, स्ट्रेस्ड अप है, मगर दिखाना कैसा, इसीलिए वो रिएक्शन फॉर्मेशन वाले स्टेज में चला जाता है। अंदर से दुखी है तो बहुत हंसेगा, बहुत ऐसा दिखाएगा कि आई एम वेरी हैप्पी। घर से क्या बोलता है, तना तना रहता है, वो बाहर घूमता रहता है, कहीं बाहर ढूंढता है कुछ मिल जाए। बिल्कुल। और इसीलिए कुछ भी खा लेता है, कुछ भी कर, मतलब वो कहते हैं देखो हम तो कितने एकोमोडेटिव है, राइट, जो मिलता है हम खा लेते हैं, जैसा मिलता है कर लेते हैं, वी आर एंजॉइंग लाइफ। बट एक्चुअली ये एंजॉइंग है कि ड्रैगिंग है, वो समझ में आना चाहिए, राइट, कि यू आर ड्रैगिंग योर लाइफ, यू आर नॉट एंजॉइंग योर लाइफ, राइट। एंड व्हेन यू ड्रैग, हमेशा उसके साथ एक अनकहा हमारा एक स्ट्रेस्ड चलता है जी, जो अल्टीमेटली बर्निंग आउट में चलता है, और वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में किसी भी तरह बाहर आता रहे। इसलिए आज का यूथ एक्सट्रीमली अग्रेसिव है, वेदर यू टेक गर्ल्स और बॉयज, इक्वली अग्रेसिव है जी, टोटली नॉन टॉलरेंट। माता पिता का एक शब्द को भी वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे, बिल्कुल। तो शिक्षक को तो भूल जाओ जी, फ्रेंड्स को नहीं टॉलरेट कर सकते, और इसीलिए कन्वीनियंट फ्रेंडशिप हो गई, जो पहले डीप फ्रेंडशिप थी, राइट। अभी फ्रेंडशिप में भी ये धोखा होने लगा कि किस पर विश्वास करे, क्योंकि वो खुद पे विश्वास नहीं कर रहे, बिल्कुल। क्योंकि खुद पे विश्वास करने के लिए उसको अपने आप को जानना पड़ेगा ना, तो वो तो उसे कभी नहीं जाना, उसकी दुनिया नहीं जाना उसकी शुरुआत ही डूज एंड डोंट्स से हुई थी जी। और डूज एंड डोंट्स में अपने आप को कहीं पहचानने के लिए रास्ता ही नहीं मिला, बिल्कुल। तो अभी जब भी डूज एंड डोंट्स बंद हो गए, तुम बड़े हो गए, अपना खोलो, अपना व्यापार करो, जो करना है वो करो, व्यवहार करो, तो फिर वो कंफ्यूज्ड है, फिर जो मिलता है वैसा चला रहता है जी। तो थोड़ा बहुत मार्गदर्शन की आवश्यकता है जी, और उसको पता लगना चाहिए कि उसके पास रोल मॉडल की कमी है। मुझे ये भी एक बहुत बड़ा आज की पीढ़ी के पास लगा, उनके पास रोल मॉडल्स नहीं है। शायद हमारी पीढ़ी के लिए बहुत सारे रोल मॉडल्स थे कि आप गांधी जैसा विचार रखो, या तिलक जैसे राष्ट्र भावना रखो, या शांति निकेतन वाले टैगोर जी से नेचर की तरफ जाओ, मतलब थे जी, बिल्कुल। एंड दे वर लाइव, बिल्कुल। तो अभी उनके पास ऐसे नहीं मिल रहे, नहीं वो माँ बाप में देख सकते हैं या टीचर्स में देख सकते हैं कि कहाँ से वो चीज़ें उठाए और महसूस करे कि दिस इज समथिंग आई वांट टू लिव विथ जी। शायद ये थोड़ी कमी है, ऐसा मुझे लग रहा है। पैरामीटर्स के बारे में बात करना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ को लेकर किस तरह से हमें देखना चाहिए उसे। देखो, इसके बारे में हम बात करें ना, तो सबसे पहले ये बात जानना की ज़रूरी है कि आवर बॉडी इज़ अ सेल्फ हीलर।
जी तो बॉडी तो हमारा टेम्पल है, जी उसके अंदर एक आत्मा है, भले हम माने ना माने। बिल्कुल मतलब क्योंकि देखो अभी जैसे कहें मन या मानसिक स्वास्थ्य शब्द जो हमने लिया जी वो कहाँ है? हम्म, हाँ, ये पता चलता है बुखार आ गया तो ये हुआ, हाथ को कुछ हुआ, हार्ट को कुछ हुआ, लीवर को कुछ हुआ, जी वो पता चल रहा है ना, क्योंकि ये अंग है। अंग है। तो मन कहाँ है? हम्म, तो मन, बुद्धि और अहंकार वो जो है हमारे में, वो हमारे आत्मा से जब माइंड एंड बॉडी रिलेट्स, जी जी तो ज़्यादातर मानसिक स्वास्थ्य इनके ऊपर आधारित है। राइट। पर उसका बेस क्या है? शरीर है। शरीर तो हमारा बॉडी इज़ अ सेल्फ हीलर। जी जब हम कहते हैं ना कि मुझे बुखार आ गया, आज वॉमिट हो गया, तो ये सब लोग डिजीज़ के सिम्टम लेते हैं, पर एक्चुअली दिस आर नॉट सिम्टम ऑफ डिजीज़। ये हमको चेतावनी दे रहा है कि टेक रेस्ट। एक भी मेडिसिन आप नहीं लेंगे तो जितना अंदर कचरा है ना वो निकल के अपने आप यू आर कमिंग बैक टू द स्टेडी पोजीशन। राइट। कोल्ड कफ में भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारे हीलिंग सिस्टम को ऑपरेटिव एक्टिव रखना है। तो इसी तरह हमारा मन भी ऐसा ही है जी और शरीर और मन के पैरामीटर्स एक ही है जी और दोनों में एक ही पैरामीटर्स काम करते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग माइंड बॉडी रिलेशनशिप्स। करेक्ट। और अभी तो इट इज़ बीन एक्सेप्टेड एंड प्रूव्ड कि जैसे आपको हेडेक है तो ज़रूरी नहीं है कि ये फिजिकल सिम्टम है। राइट। आपको कहीं किसी से आज ठीक नहीं लगा, गुस्सा आ गया या कोई बहस हो गई और वो आपको बाहर निकालने को नहीं मिला, तो वो अंदर जाके हेडेक में बैठ जाता है। राइट, वेरी ट्रू। हाँ, जैसे गट्स में भी होता है, चिंता हो गई, फियर हो गया, कहीं आज आपको अपने आप को प्रूव करना है या नहीं कर सके, या कोई आ रहा है जिससे आपको डर लगता है तो पेट में गुड 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 होता है। बच्चों को एग्जाम का टाइम होता है। सो दीज आर ऑल माइंड बॉडी रिलेशनशिप्स। राइट। सो सबसे बड़ा सेंटर तो हमारा दिमाग है। तो इस दिमाग को हमें एक्टिव रखना है, करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है जी। क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि जो मगज है हमारा, माइंड है, जो ब्रेन है ना, वो हमारा मास्टर है। बिल्कुल। सो इफ आई से आई वांट टू फील हैप्पी, माई ब्रेन विल गिव मैसेज टू मेरी पूरी ग्लैंड को, मेरे सबको बोलेंगे आज मेरे मास्टर को हैप्पी रहना है, सो कीप हर हैप्पी। तो वो मेरा सिक्रेशंस भी हैप्पी के लिए हो जाएगा, मेरा हाथ पैर चलने लगेंगे, सब चलने लगेगा। तो समवेयर ये थोड़ा हमें बहुत बताना है कि आवर बॉडी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, वी आर गॉड्स गिफ्ट, बट द लाइफ व्हाट वी लिव इज अ गिफ्ट टू आवर लाइफ, गॉड। उनको हम वापस दे रहा है प्रकृति को। तो हम जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरा शरीर जो मुझे मिला है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो अगर मैं इस जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा हूँ तो आई हैव गॉट 6 पैरामीटर्स जी। 1 इज बैलेंस डाइट जी। हम लोग तो बोलते ही हैं दाल भात सब्जी रोटी खाया बैलेंस डाइट है जी, जी। मगर बैलेंस डाइट में हमें देखना है वी गेट इनफ प्रोटीन। ये सब प्रोटीन भी पॉजिटिव नेगेटिव सब हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है जी। प्रोटीन हमें एनर्जी देता है और इसलिए बहुत लोग जिम जाते हैं ना, प्रोटीन इंटेक लेते हैं जो सही में काम का नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी इनफ सिक्रीट कर सकती है अगर बैलेंस डाइट वगैरह खाया तो। इसी तरह है कार्बोहाइड्रेट्स खाना है, वो एनर्जी देती है। पर कार्बोहाइड्रेट में क्या खाना है, क्योंकि आज सुनोगे आप तो बोलेंगे रोटी मत खाओ, रोटी खाओ तो चावल साथ में मत खाओ। एक्चुअली रोटी और चावल में कुछ गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है हमारी लाइफस्टाइल में जी। पहले हम इतना श्रम कर सकते थे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होता था राइट, क्योंकि अभी हमारा श्रम कम हो गया। जैसे आप स्कूल में गए होंगे तो शायद साइकिल पे गए होंगे, आज का बच्चा या तो व्हीकल पर जा रहा है तो उसका श्रम नहीं मिलता है, वो साइकिलिंग अपने आप से आपको एनर्जी दे रहा था, आप खाते थे वो पाचन होता था। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स भी चाहिए, क्योंकि गुड फैट्स हैं वो हमारा लुब्रिकेशन के लिए है। जैसे जॉइंट का लुब्रिकेशंस हैं, वो सब के लिए हमें फैट्स भी चाहिए, पर ट्रांस फैट्स नहीं चाहिए हैं जो हम चिप्स में खाते हैं या
जंक फूड में लेते जी, हैं, जी, वो नहीं चाहिए, नहीं। क्योंकि वो फैट डिपोजिशन करेगा, वो मेरे लीवर को भी डिस्टर्ब करेगा, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़त्म करेगा, इस तरह से उसको ख़त्म करेगा। तो वो चाहिए। फिर विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स भी चाहिए, राइट, क्योंकि मेरी पूरी सिस्टम को एक्सक्रीट ठीक से करना है मुझे, करेक्ट, तो ही फिर दूसरा अच्छा जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे वो तो झाड़ू का काम करता है फाइबर्स, तो मुझे वो भी खाना है, एडिक्वेट लेवल में खाना है। वो नहीं होगा कॉन्स्टिपेशन तो मन का है, तो गुस्सा है, तो इरिटेशन से, मतलब ये एक सब चेन जुड़ा है। हुआ है। हाँ, एक सब दूसरे जुड़े। तो फर्स्ट पैरामीटर इज बैलेंस डाइट। और अनफॉर्चुनेट पार्ट, ये मेरा ही ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कि बहुत लोगों के किचन अब बंद होने लगे हैं। बिल्कुल सही है। और शाम को तो ऑलमोस्ट जैसे पूरा शहर बाहर रोड पे खाने निकल गया है। बिल्कुल। और यंग मदर बोलती है मेरे बच्चे को तो दाल भात सब्जी अच्छी ही नहीं लगती, पर आप बना के खिला के पिला के देखो, प्यार से बना हाँ, के खिलाओ। खुद भी बनाने के लिए बनाओ मत, पर आपके पास जिम्मेदारी है एक फैमिली यूनिट को एक स्वस्थ जीवन देने की। बिल्कुल। तो शायद ये बैलेंस डाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेरी ट्रू। सेकेंड इज स्लीप, सोना, करेक्ट। क्योंकि अभी बहुत बच्चे भी बोलते पूरी रात नींद नहीं आई। सोने का हम कोई टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। हाँ, कभी भी उठे, कभी भी सोए, कभी भी वो मोबाइल को देखा, जी, उसकी लाइट से भी आँख को भी तकलीफ हो रही है, उसके दिमाग में हमारी असर ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मल्टी डायमेंशनल है, तो वो भी हो जाता है। तो स्लीप इज़ गेटिंग इरप्ट। तो वो डिस्टर्ब स्लीप है ना, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत नुकसानकारक है, नॉट ओनली टू योर फिजिकल हेल्थ बट योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। जी। एक दिन आप बिना स्लीप के रह सकते, 2 दिन 3 दिन, मगर अगर ये कंटिन्यूस रहा जी, तो आपके स्वभाव में परिवर्तन आना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। और आपका पूरा मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है। तीसरा है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, जी, जो बहुत ही जरूरी है। पहले तो स्कूल में पीटी होता था, तो तभी से समझाना चाहिए था कि पीटी मतलब ऐसा नहीं है हाथ पैर ऊपर नीचे करो, इसलिए तो लोग जाते भी नहीं थे, बच्चे भी कुछ ना कुछ बहाना निकाल के साइड पे बैठ जाते थे। पर तभी क्या है, साइकिल चलाते थे, ग्राउंड फिजिकल ग्राउंड पे खेल रहे थे, तो वो बैलेंस हो जाता था। अभी तो थोड़ा ये भी प्रॉब्लम है, बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है, या अभी रुचि नहीं है फिजिकल गेम के लिए। दे मे बी प्लेइंग गेम्स ऑन वीडियोस, पर वो नहीं है। जी, तो एक थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज, मोबिलिटी, वो होना जरूरी है। बिल्कुल। हम तो ओल्ड पीपल को भी बोलते हैं कि कुछ नहीं, आप बैठे ना तो हाथ पैर हिलाया करो। आपको पता है टेलर्स होते हैं, पहले ज़माने में पाँव की मशीन थी, तो वो खाने के बाद भी वो मशीन पे पाँव के, और एक स्टडी हुए 33,000 टेलर पे स्टडी हुआ, किसी को न डायबिटीज है न ब्लड प्रेशर है। 33,000, दिस इज़ अ रिसर्च। और वही बोलते हैं कि अभी भी आप जहाँ भी बैठे हो, खाने पीने के बाद अपना पैर उसमें करो 10 मिनट्स, जी, आप बहुत सारा डाइजेशन कर ले रहे हैं, बेसिक डाइजेशन हो रहा है। सो दिस इज समथिंग, टिप्स जो हमारे आगे बुजुर्गों ने दिया है, हमारे बच्चों को भी देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कि आप वो रखो। जी। फिर देन एडिक्वेट सनलाइट। हमको लगता है सुबह में बाहर जाना चाहिए, पर धूप में गर्मी के लिए नहीं जाना है, सनलाइट के लिए जाना है जी। सो सनलाइट है ही D3 अपना विटामिन डी के लिए, और वो नहीं हुआ तो हमारा पूरा मस्कुलर सिस्टम खत्म हो जाता है। करेक्ट। तो वो D3 के लिए भी थोड़ा, तो उसके लिए अर्ली राइजर होने चाहिए अगर अच्छा सनलाइट। बाकी तो अल्ट्रावायलेट रेड है, बाद में तो बोलते हैं धूप में जाना ही नहीं है जी। तो वो सुबह सुबह की धूप है या जाने वाली धूप है, उसमें भी एक्सपोजर चाहिए। और दिस कम्स आइदर इन वॉक, इट कम्स आइदर इन डूइंग एक्सरसाइज, या सुबह सुबह में कुछ काम करो जो धूप में सन लाइट के लिए जी प्रकाश चाहिए हमें। वो प्रकाश, ये LED लाइट, वो प्रकाश नहीं चाहिए हमें, वो प्रकाश चाहिए नेचुरल लाइट। तो वो एक है। राइट। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग एडिक्वेट वाटर। बिल्कुल। ये वाटर आपकी नॉट ओनली स्किन बट द एंटायर सिस्टम को अपना हाइड्रोजन लेवल मेंटेन करके देता है। और मेंटल हेल्थ के आप कभी भी सुनने वाले भी कभी ऐसा लगता है कि आपको बहुत स्ट्रेस आ गया ना, एक गिलास पानी ले लो और सिप बाय सिप पी लो। वो ग्लास ख़त्म होते होते आपका स्ट्रेस लेवल 0 आएगा। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है
पर प्रॉब्लम की वजह से जो आपको स्ट्रेस आया है ना, वो स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है, फियर कम होता है, जी प्रॉब्लम रिमेन्स देयर, वो तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। पर हम लोग कभी कभी गलती क्या कर लेते हैं, ये स्ट्रेस कम हो गया ना तो आई फील थिंग इज ओवर, तो जब वो दोबारा आता है तो फिर स्ट्रेस आ जाता है। करेक्ट, तो उसको निकालना है हमारे जीवन से, राइट, तो वो नहीं निकाला तो प्रॉब्लम है। तो ड्रिंकिंग वाटर अर्ली मॉर्निंग में, देर आर लॉट्स ऑफ ओकेजन्स वेयर देर इज अ नीड टू ड्रिंक वाटर। राइट, कहीं सिप बाय सिप पी लो, सुबह उठ के 2 ग्लास ऐसे ही पी लो, और कोल्ड वाटर बिल्कुल मत पियो, क्योंकि मेरी सिस्टम का टेम्परेचर इतना कोल्ड नहीं है, राइट, सिस्टम अंदर गर्म है, करेक्ट, इसलिए वो अपने बोलते हैं ना मटके का पानी है, जी। या थोड़ा उससे भी हायर, थोड़ा Room लिटिल temperature, टेम्परेचर हो, जी, तो वार्म भी नहीं पीना है, इतना हाई वाला भी वो भी नहीं पीना है। जी, पर देर इज अ नीड टू हैव 2 to 3 liters ऑफ वाटर नॉर्मल यंग पर्सन के लिए, जी, अदरवाइज डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस ऑफ अ Right. फैमिली और वो। राइट, और लास्ट 6 इज यू डू मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। राइट, पहले के ज़माने में ये इस फॉर्म में नहीं करते थे, पर दे ऑलवेज हैव टू प्रेइंग होता था। प्रेइंग में क्या है, ये प्राणायाम ही है। अब जब विट्ठल 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 का तो ये ठ बोलते हैं ना, तब आपके हार्ट में बिट्स आता है, या आप राम राम करो, मतलब कोई भी जो अपने धर्म का हो, वो जब करते हैं ना उसके साथ ब्रीथ चलता है, तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही थी। क्या प्रेयर करते हैं वो, अब वो नहीं है तो अभी योगा करो, जी, आपको ये करना है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, बट देर इज अ नीड टू बैलेंस योर ब्रीदिंग। राइट, अभी हमारा क्या हुआ है, स्ट्रेस और उसमें रहने के लिए नाउ अवर ब्रीदिंग इज शैलो, एंड शैलो ब्रीदिंग कॉज्ड मेंटल प्रॉब्लम। डीप ब्रीदिंग, जैसे कोई एकदम आता है तो हम नहीं कहते डीप ब्रीद लो, 2 की 3 जोर से लगे सांस तो लो। आप थोड़ा, तो हमारे शैलो ब्रीदिंग हो चुका है। प्रदूषण के लिए भी प्रॉब्लम है, मगर दूसरा भी हमारा खुद के लाइफस्टाइल भागा भागी भागा वाली, तो उसमें ब्रीदिंग शैलो हो गया है। राइट, So these are the 6 basic parameter for mental health and physical health. राइट, And if we take care of this, क्योंकि हमारी एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है, स्लीप से आती है, वाटर से आती है, पॉजिटिव ब्रीदिंग से आती है, रिलैक्सेशन से आती है, कामनेस से आती है। सो दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम हियर। करेक्ट, सो ये बहुत ही जरूरी है कि हम लोग इसको माइंड करें, बिल्कुल, वी हैव टू माइंड अवर माइंड। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वेरी ट्रू। और बहुत सही बताया मैम ने कि देखिए हम बात मेंटल हेल्थ पे कर रहे थे, लेकिन मैम ने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को बैलेंस करने का आपको जो सॉल्यूशन है वो दिया है। ये 6 पैरामीटर्स जिसका हम सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहली बात बैलेंस डाइट, यानी कि घर का खाना, और बच्चों को सभी तरह की सब्जियां, दालें, फ्रूट्स जो हमारे लोकली मार्केट में मिलते हैं उनसे रूबरू करवाना, उन्हें टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले हमें खाना पड़ेगा तब बच्चे खाएंगे। तो बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैम ने कहा कि सोना आपके लिए, आपकी 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि वैकेशन का समय है तो बच्चे लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, और फिर स्कूल शुरू होने के समय बच्चों को तकलीफ होती है। लेकिन अगर हम स्कूल वाला रूटीन, हाँ 7:30 6:30 बजे ना उठते हुए एटलीस्ट 8 बजे भी बच्चा उठ जाता है, तो आप उसको एक रूटीन में रख रहे हैं। और आई एम श्योर आप मुझसे बिल्कुल अग्री करेंगे कि जब बच्चे रूटीन में होते हैं तब बहुत ही पीसफुल डे जाता है उनका, बहुत ही हैप्पी डे जाता है। ना आप बच्चों को चिड़चिड़ाता क्रैंकी देखेंगे, ना आप देखेंगे कि बच्चों का मूड स्विंग हो रहा है, बहुत ही हैप्पी वो उनका डे स्पेंड करते हैं। तो रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम ने एक्सरसाइज के बारे में कहा, जहाँ फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेट सनलाइट, सुबह के लिए आपकी सनलाइट जो है, हमारा प्रकाश जो है सूर्य का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम ने पानी पीने के लिए कहा। आप ये भी ध्यान रखें कि हमारे बच्चे ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, हमें बोलना पड़ता है कि बेटा जाके पानी पियो। तो ये आपको खुद के लिए भी रिमाइंडर रखना है और बच्चों को भी याद करवाना है। और कई बार मैम ये भी होता है कि भूख और प्यास में डिफरेंस पता नहीं चलता है, तो बच्चा पानी नहीं पीता है पर खा लेता है, और खाते वो है फिर जो जंक होता है, या चिप्स खा लिए, बिस्किट्स खा लिए, कुकीज़ खा लिए, तो शायद वो डिफरेंस भी नहीं समझ में आता है कि मुझे भूख लग रही है या मुझे प्यास लग रही है। और कहीं ना कहीं प्यास साइड में रह जाती है और हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं उस वजह से भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
मेडिटेशन आप ध्यान में बैठें, भगवान की पूजा करें, जो भी आपको सही लगता है, लेकिन जो आपके दिमाग को, मन को, आपकी सोल को, आपकी आत्मा को शांति दे, आपको पीसफुल फील कराए, आप वो सारी चीज़ें करें। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैम ने बताए हैं और ये सारे ही फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बताए गए हैं और ये इन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात वही है। मैम, आज के ज़माने में जहाँ हम बच्चों के मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, वहाँ पेरेंट्स, टीचर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या लगता है आपको कि किस तरह से इन्हें अपना रोल निभाना चाहिए ताकि हम बच्चों की मेंटल वेलबींग को सपोर्ट कर सकें? ये बहुत ही अच्छी बात है। एक्चुअली स्कूल इंस्टीट्यूशन की बात करें, टीचर्स की बात करें जी, तो अभी हम लोग है ना ज़्यादा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस पर चले गए हैं जी। एक्चुअली करिकुलम का जो मतलब था ना, उसमें हिडन करिकुलम और प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम होता है। राइट। क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम में आपको टेस्ट लेना है, सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं उसका है आपके पास मापदंड। राइट। इसलिए हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं। पर उसके साथ साथ एक हिडन करिकुलम है जो पहले भी था, और पहले थोड़े लोग मेंटल फ्री थे ना, तो उस पर भी ध्यान देते थे। आज कोई बच्चा आया थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, पर वो नज़र टीचर की तब होगी जब वो फ्री होगी, बिल्कुल सही। तब उसका ध्यान जाएगा कि ये है। तो हमारे पास हिडन करिकुलम है। हिडन करिकुलम ऐसा है कि जो ग्रोइंग चाइल्ड है, तो ग्रोइंग चाइल्ड के माइलस्टोन्स होते हैं कि ये उम्र में वो यहाँ इतना बात करेगा, इतना सोचेगा, इतना ये करेगा, वो करेगा। तो ये जो माइलस्टोन्स हैं उसके साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी रहती है, और इसीलिए फिर अभी हमको लाइफ स्किल देना पड़ता है, मॉरल एजुकेशन देना पड़ता है, बिल्कुल एटीट्यूड के लिए हमको कहना पड़ता है ये करो। तो ये पहले हम लोग ऐसा समझते थे कि हमारे माता पिता, दादा दादी, आसपास जो हमारे हैं वहाँ से सोशल स्किल ले लेते हैं, हमारी पर्सनल स्किल आ जाती है, वो इनडायरेक्टली हम ले लेते थे। तो अब जब वो नहीं माहौल रहा है तो अभी आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और इसलिए सबसे बड़ा पैरामीटर पेरेंटिंग है कि पेरेंट हैज़ टू बी लिटिल केयरफुल दैट अ चाइल्ड हैज़ अराइव्ड इन योर लाइफ। तो आपके पास ये चाइल्ड आया, वो भी आपके लिए गिफ्ट ही है, और यू आर गार्डियन, आप मालिक नहीं हो। ये सबसे बड़ी बात पेरेंट को समझना है, क्योंकि पेरेंट अपनी जिम्मेदारी समझता है, पर एज अ गार्डियन समझो, नॉट एज अ मालिक। क्योंकि एज अ मालिक करोगे ना तो आप उसको गुलामी बनाओगे, क्योंकि मालिक हमेशा डूज डोंट्स जो करता रहता है कि यही करो वही करो। वो सही है क्योंकि वो अपने बच्चे को बुरा नहीं कहता है, मगर वो हर बच्चे के लिए सही नहीं है। राइट। एंड विथ चेंजिंग थिंग्स, जमाना बदल चुका है, डिमांड्स अलग हो गई है, तो उस हिसाब से अगर हम चेंज नहीं हुए ना, तो वो बच्चे के लिए एक ऑथोरिटेटिव कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट हो जाएगा, तो बच्चा रिबेल होगा। तो पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा मसला है कि आपके जीवन में आपने जब डिसीजन लिया, क्योंकि बच्चे नहीं आए अपने आप से, आपने डिसीजन लिया था उस बच्चे को लाने के लिए, तो जब आप लिए हैं तो उनके लिए उनके सेंट्रिक थोड़ा बहुत तो करिए। हाँ, यू हैव लाइफ टू लिव विथ, वो तो जिए, मगर बच्चे के लिए जिए, बच्चे के लिए सोचे, उसकी नज़र, बच्चे की नज़र से सोचे। सिंपल एग्जाम्पल, आपने माली को देखा होगा, वो अपने गार्डन को कैसे संभालता है जी। He never expect rose flower from मोगरा। वो हर प्लांट में फ्लावर भी नहीं चाहता है, बिल्कुल, क्योंकि उसका अपना वो है कि कभी क्या आना है। सो वी हैव टू बी लाइक दैट। तो पेरेंटिंग एक सबसे बड़ा वो है। सेकंड है जिस पर हमें ध्यान रखना है कि वो है इरेगुलर पैटर्न्स ऑफ लाइफस्टाइल आ गया है जी, उसको रेगुलर करना है जी। एक टाइम पे खाओ, एक टाइम पे सो, एक टाइम पे जो भी काम करो। इवन जो अपने मेडिटेशन की मैंने बात की ना, वहाँ ध्यान धरना जरूरी नहीं है जी। आप कोई भी एक्टिविटी, क्योंकि आज के बच्चों के हॉबी नहीं है, आप हॉबी बोलो, दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर अ चाइल्ड। कोई आर्ट कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, आप देखना वो बच्चा जब उसमें इतना एनग्रोस्ड होता है, वो मेडिटेशन नहीं है। अगर माँ खाना बनाती है और पूरा ध्यान उसका खाने में है, वो तो मेडिटेशन ही है। यू डोंट नीड टू सिट फॉर मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन होता नहीं है, मेडिटेशन अपने आप से हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। सो वो चीज़ें हैं थोड़ी ध्यान में रखने की, कि हम लोग ईटिंग,
स्लीपिंग, बेसिकली ये 2 चीज़ में अगर हमने कुछ डिसिप्लिन कर ली, रेगुलरिटी कर दी, तो ठीक है, बन जाता है। फिर एब्यूसिव लाइफस्टाइल है हमारी, और एब्यूसिव लाइफस्टाइल होने की वजह फ्रस्ट्रेशन है, ओवर कंपटीशन है। हम अपने आप में तो जी नहीं रहे, वी ऑलवेज लिव विथ कॉन्टेक्स्ट। उसने ऐसा लिया तो मुझे ऐसा होना ही चाहिए, उसने ये किया तो मुझे ये होना चाहिए, कभी हम तो रिलेटेड भी नहीं है। तो एक थोड़ा सेल्फ के लिए लाइफस्टाइल रखना है, क्योंकि हम लोग लिविंग वेरी एब्यूजिव, मैं ये वर्ड बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ कि हम खुद के लिए बहुत एब्यूसिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। बच्चे के लिए भी सेडेंट्री है, वो एक बार वो मोबाइल लेके बैठता है तो 2-3 घंटा बैठ सकता है जी, मगर किताब लेके बैठने के लिए बोलो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठता है। सकता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो समवेयर वी नीड टू हैव अ वेरी ब्लेस्ड लाइफस्टाइल, तो वो कर सकते हैं। देन कुछ हमारे गुण ऐसे अभी इस काल में आ गए हैं। एवरीवन यू विल फाइंड दर्प, दर्प मीन्स घमंड, एक अहंकार, एक हठ, एक रिबेल, ये बहुत आ गया है बच्चों से लेके ओल्ड पीपल तक। तो वो गुण को थोड़ा माइल्ड करने की ज़रूरत है, और वो एक्टिविटी से ही होती है। जैसे आपने कहा स्कूल में पेरेंट्स कैसे करवा सकते हैं, टीचर्स कैसे करवा सकते हैं, स्कूल के इंस्टीट्यूट में कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं जी। तो वहाँ एक जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम लोग इन ट्रू सेंस बोलते थे कि आप हार को भी स्वीकार करें। आज का बच्चा हार स्वीकार ही नहीं कर सकता है, क्योंकि आज का पेरेंट हार स्वीकार नहीं करता है जी। उसको लगता है मैं हार रहा हूँ, तो वो डिफेंसिव बन जाता है। बिल्कुल। एंड व्हेन यू बिकम डिफेंसिव यू आर डूइंग ऑल इरेशनल थिंग्स। तो हम बच्चे को वही सिखाया कि आप इरेशनल रहो, अपने आप में डिफेंस करो। नहीं, कभी मैं गलत भी हो सकती हूँ, हम लोग से कौन परफेक्ट है, तो बच्चा भी कुछ गलत कर सकता है, तो स्वीकारने को सिखाओ। करेक्ट। और हाँ, मेरी गलती हो गई, अगर मैंने स्वीकार लिया ना, कोई भार नहीं है। वो गलती सुधारना है तो भार के साथ बार बार कर रहे हैं जी। फिर क्रोध अतिशय है, नाक पे बैठा हुआ है, तो इसको तो माइंड करना पड़ेगा। राइट। वी मे हैव टू गेट टू द पीस ऑफ माइंड। करेक्ट। तो वो एक बहुत जरूरी है। दम्भ, वी आर हिपोक्रेट्स to a great extent. Even parents are hypocrites to child. They are not showing the right reality of life. Even teachers are of the same. हमारी सोसाइटी में दम्भ बहुत बढ़ गया है, तो हम बच्चों को इसीलिए हम लोग कहते हैं who am I जो हम बोलते हैं ना, पहले अपने आप को सोचो, हमारी दुनिया अलग है, हम सबसे अलग, वी आर ऑल यूनिक, मुझे क्या चाहिए। तो ये दम्भ भी कम करना है। देन मद जो बोलते हैं हम लोग, अभिमान, जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट है बहुत अच्छा है, बट वी आर डूइंग ऑल द वर्क रिस्किंग अवर सेल्फ रिस्पेक्ट। उसको फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना है, मगर अंदर डर है कि अगर मेरे फ्रेंड्स के साथ नहीं गए ना तो वो मुझे छोड़ देंगे, तो अपने आप को मार के वो वहां जा रहा है। अब वो मनस्थिति में वो जब वो फ्रेंड्स के साथ बात करता है, क्या करेगा। करेक्ट। हाँ, तो वो है। फिर मस्तर बोलते हैं, ईर्ष्या, जलसी, वो भी अभी बहुत हाई है। राइट। तो बेसिकली ये जो हमारे गुण है ना, कठोरता जी। अभी हम लोग सब इतने, वो मृदु भाषा वो तो चल ही नहीं रही है, एक ऑथोरिटेरियनशिप, कठोरता ही चल रही है जी। तो ये बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। इवन टीचर्स, पेरेंट्स कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, कौन से टोन में बात कर रहे हैं। भाषा तो ठीक है, टोन कौन सा है, वो कठोरता को भी मृदुता में लाना है। और ये सब चीज किसमें लेके जाती है, अज्ञान। क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, उसके रेयरिंग अप में, जैसे पेरेंटिंग है या टीचर्स में है, तो वो उसमें जाता है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू इट। ये स्कूल में सिखाना है, बिल्कुल राइट। इसको स्कूल में लेके जाना है। और एनर्जी लीकेज जबरदस्त है, जैसे पानी का लीकेज, आप बहुत जल्दी कॉन्शियस हो जाता है, मेरी दीवार खराब हो जाएगी, मेरा ये खराब हो जाएगा, पर ये तो पूरा शरीर खत्म हो गया, मन खत्म हो गया। ये इमोशनल लीकेज से, और लीकेज होता है नेगेटिविटी से, प्रेजुडाइजेस से, बायसेस से, ये सब टॉक्सिक है। बिल्कुल। तो वो मन में रहने से होता है। तो बच्चे को बुरा लगा, हाँ ये बात बुरा लगने जैसी है, तो बुरा क्यों लगा,
इस कारण लगा, तो इसको हम कैसे सही करोगे, ऐसे सही करो, बुरा भी निकल गया, नेगेटिविटी भी निकल गई, स्वस्थ रास्ता भी मिला, वो आगे बढ़ गए. सो देर इज नीड टू वर्क विद देम इनिशियली, सो दैट वो आगे जाके इतना सच्चा क्या है गलत क्या है उसका विवेक खो ना दे. सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ट्रू कॉज ऑफ एनी डिजीज, मेंटल या फिजिकल, उसमें 50% स्पिरिचुअल है, 15 सोशल, 25 साइकिक है, और फिजिकल तो सिर्फ 10% है. माइंड बॉडी रिलेशनशिप में जो आपको बताया, तो वो उसका कारण है कि हमारी मेंटल हेल्थ में सुधार लाना है, तो ये सब एस्पेक्ट को लाना है. बिल्कुल. नहीं तो साइकोसोमेटिक, जब आपको ब्लड प्रेशर आया, जब आपको डायबिटीज आया, दम आया, कोई स्किन प्रॉब्लम आया, तो ये साइकोसोमेटिक डिसीज है. वेरी ट्रू. वो तो लास्ट में आता है, वो 10%. करेक्ट. पर साइकोसोमेटिक, मलहम लगाने के स्किन अच्छी नहीं होगी, पर उसका दिमाग चेंज किया तो अपने आप ठीक होगा. करेक्ट. तो दिस इज समथिंग करना है. बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैम आपने बताई हैं, और बहुत अच्छे से रिलेट किया कि कोई भी चीज़ अलग नहीं है. हम सिर्फ मेंटल हेल्थ, तो सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं, पर हमें मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सबके बारे में ध्यान रखना है. और हमारा जो शरीर है वो हमारा टेम्पल है. वो बहुत बड़ी बात मैम ने बताई, जिसे हम पूछते कम हैं, और शायद जिसे हम अक्सर हम देखते हैं ना, जब हम शीशे में खड़े होते हैं या किसी के सामने, हम हमेशा कहते हैं अच्छा मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है. तो हम हमेशा कमियाँ ढूंढते हैं. हम आखिरी बार हमने कब अपने आप को कहा होगा कि हाँ मैं जो हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ या करती हूँ, और मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ. शायद हमने कभी नहीं कहा अपने आप को. और क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते हैं, तो अपने आप को प्रेज़ भी नहीं कर पाते हैं. तो रूट जो है कि हमें अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप एज अ पेरेंट अवेयर पेरेंट हैं, खुद को पहचानते हैं, खुद की कैपेबिलिटीज़ को जानते हैं, आप अपने बच्चों को भी उस तरह का माहौल दे पाएंगे. पॉजिटिव पेरेंटिंग की हम सिर्फ बातें करते हैं, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल है, लेकिन सब कुछ जो है वो आपके घर से शुरू होता है. और आपका बच्चा हर बच्चे से अलग है, तो सबके साथ किया हुआ काम वहाँ पे कुछ काम लगने वाला नहीं है. तो इसीलिए हमें अपने बच्चे के लिए खुद एक कस्टमाइज प्लान खुद बनाना पड़ेगा, और उसके ऊपर काम भी मिलकर हमें करना पड़ेगा. दीप्ति मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम इसके बारे में और ज़्यादा बात कर पाएँ, और हमारे पेरेंट्स ही नहीं, पर हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हम उनको ज़्यादा बेनिफिट कर सकें. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल के इस ज़माने में मेंटल हेल्थ ने किस तरह का अपना प्रकोप दिखाया है, अगर हम ये बात कहें. क्योंकि आए दिन हम देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि इस बच्चे के पेरेंट ने मना किया तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उस पेरेंट ने उस बच्चे को बाइक नहीं दी तो बच्चे ने आत्महत्या कर ली. आई मीन, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इतनी छोटी बातें भी अगर हमारे बच्चे सहन नहीं कर पाते, तो आप सोचिए कि वो मानसिक तरीके से या शारीरिक तरीके से शायद कितनी तकलीफ़ें अंदर चल रही है दिमाग में, पर बाहर नहीं बोल पा रहे. तो हमें हमारा, जब हम कहते हैं हमारा स्वर्णीय भारत, तो हम कैसे बनाएंगे उसे, अगर हमारा जो आने वाला यूथ है वो स्ट्रांग नहीं होगा. तो हमें मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा. मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और आप सभी ऑडियंस का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत बड़ा थैंक यू. आप हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं. आगे भी जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल जो है, इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा. इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें, क्योंकि ये हमारे बच्चों के बारे में, हमारी फैमिलीज़ के बारे में है. और मैं आपसे अगले हफ्ते फिर से मुलाकात लूँगी. नमस्कार.